अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, मुल्की सियासत मुफाहमत और मज़ाहमत से निकलकर शायद ख़त किताबत की डगर पर चल निकली है। पहले चीफ जस्टिस को ख़त लिखे जा रहे थे और अब आर्मी चीफ को बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तीसरा ख़त भी लिख दिया है। साथ ही जजेस चीफ जस्टिस को खत लिख रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ IMF को खत लिख रही है। यानी डायलॉग खत्म होते ही सड़कों पर आने की बयानबाजी के साथ साथ अलायंस बनाने की भी अपोजिशन की तैयारी है, मगर साथ साथ हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर भी प्रेशर बढ़ाने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी जारी है। मगर यहाँ अहम बात यह है कि जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को घर भेजने के लिए अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करते हैं की कोशिश कर रही है, वहीं उसे अपनी ही सफ़ों में इख्तलाफात का भी सामना है। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने और निकाले जाने पर जहां शेर अफजल मरवत ने डट जाने का ऐलान किया है, वहीं पार्टी के अंदर से भी शेर अफजल मरवत के हक में आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो चुकी हैं। PTI के इख्तलाफात में इजाफा हो रहा है। ऐसे में नए इलेक्शन के तकाजे के साथ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आती है तो क्या वो हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर पाएगी या नहीं, ये सवाल अपनी जगह। जबकि जुडिशरी को लेकर हुकूमत की कानून साजी और जजेस के तकर्रुर की वजह से भी हुकूमत को तनकीद का सामना है। 26वीं आईनी तरमीम और आईनी बेंच के इख्तियारात समेत फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का केस भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, जिस पर हुकूमत को टफ टाइम मिल सकता है। हुकूमत मुतमईन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मक्कू ठप दिया गया है, लिहाजा उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के हवाले से मजीद बातचीत रोक दी है, जबकि जजेस की तकर्रुरी को लेकर भी मामलात तय पा चुके हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम में मजीद एडिशनल जजेस लाने की सोच विचार भी जारी है। तो ऐसे में अपोजिशन की तरफ से कबल अज़ वक्त इंतखाबात का तकाजा क्या हुकूमत को घर भेज सकता है या फिर नहीं? मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा क्या होगा, इस पर बात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट का पैनल आज मेरे साथ मौजूद है। मैं ज्वाइन किया है आमिर इलियास राना साहब ने, अतर काज़मी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही आमिर खाकवानी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आमिर इलियास राना साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो ख़त लिखने का एक सिलसिला है, वो पुराने ज़माने में ख़त लिखे जाते थे, पोस्ट कार्ड्स डाले जाते थे, अब तो खैर व्हाट्सएप ट्विटर हर सहूलत ही मौजूद है। लेकिन जो खान साहब ने खतूत लिखे हैं, आर्मी चीफ का इस पर बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया है। उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा ख़त मिला तो नहीं है, लेकिन अगर मिला भी तो पढ़ूंगा नहीं, वज़ीर आज़म को भेज दूंगा। तो इससे तासुर तो ये मिल रहा है कि पक्की पक्की कुट्टी है। देखें जी, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जो बात कही, तो क्योंकि ये PM हाउस में कुछ जर्नलिस्टों ने बात की, वो करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर उनसे सवाल जब हुआ तो उन्होंने कहा ये गिमिक्स हैं। और फिर जो बात सिक्योरिटी जराए ने आज से चंद दिन पहले जब पहला खत की बात आई थी तो बताया गया था, तो फिर लोग सारे बात कर रहे थे क्या सिक्योरिटी जराए होते हैं। तो सिक्योरिटी जराए अब आर्मी चीफ के अपने खुद बयान की सूरत में सामने आ गया कि अगर खत मिला तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, वो मैं प्राइम मिनिस्टर को भिजवा दूंगा। तो ये जनरल आसिम मुनीर की पहले दिन की वो पॉलिसी है जो वो सदर अलवी को भी कह चुके थे कि अगर आपने बात करनी है तो गवर्नमेंट से बात करें, मेरा कोई काम नहीं है कि मैं सियासतदानों से बात करूं। ये बिल्कुल उसी तरह का एक जवाब है उस खत पे जो तीसरा हवा में मौजूद है। जाहिर है कि वो चाह रहे थे कि जवाब मिले, और जो तासुर दिया जा रहा था बार बार, चाहे वो 99% वाले अली अमीर गंडापुर थे या 80% वाले थे, उन सब के लिए एक ही जवाब आज आर्मी चीफ ने बाज़ाब्ता तौर पे दे दिया कि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है जो खत लिखे जा रहे हैं, कि अपनी जाके गवर्नमेंट से बात करें। और जो बात आर्मी की है 9 मई वाली, वो तो खत्म नहीं हुई। ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने नहीं कहा कि हमने वो माफी का मुतालबा वापस ले लिया। अच्छा। लिहाजा जब आपको कोई बातचीत करनी होती है तो आपको कुछ बताना पड़ेगा ना, कि क्या आप कंसीड कर रहे हैं, क्या आप उस एतराफ़े जुर्म की तरफ जा रहे हैं जो सॉरी की तरफ जाता है कि जी आप माफी मांगेंगे और फिर आप सियासतदानों से बात करेंगे। तो ये जो कहानियां हो रही हैं कि जनाब पता नहीं 2 घंटे की मुलाकात हो गई और फिर निचले लेवल पे मुलाकात हो गई, और फिर अपने चेयरमैन को उनके बानी चेयरमैन कहते हैं कि तुम क्या बात करने जाते हो, तुम कोई सियासतदान हो। ये अडयाला जेल में उन्हें कहा बैरिस्टर गौहर को और इमरान खान ने, तो उन्होंने कहा जी आप ही तो भिजवाते हैं तो मैं क्या करूँ। वहां आगे वो बेचारे बैरिस्टर गौहर की भी बेबसी थी। अब वो गुस्से में भी हैं इमरान खान को, जब हम बता देते हैं सिचुएशन क्या हुई है तो उसमें भी लोग यार दोस्त हमारे ही करने लग जाते हैं कि वो अशाश है, तो हम रोजाना बताते हैं, वो फ्रेश आते हैं। लेकिन जिस दिन टेंशन में होते हैं तो हम उस दिन भी बताएंगे ना कि भाई आज वो टेंशन में थे, उनको मुकला दे रहे थे, तो कोई और नहीं दे रहा था, साफी तो साथ ही खड़े थे ना, बात तो साफी से कर रहे थे जब वो चीजों के बारे में मुतजब्जब थे। बंदा जाहिर है होता है कि कभी बहुत फ्रेश आता है, उनके पास यही लोग करते थे कि जी उनको तो सिर्फ PTV दिखाने के लिए, सजा दिलाने के लिए PTV दिखाया जाता है, एक अखबार मिलता है पता नहीं कौन सा। फिर पता लगा जनाब सारे 16 चैनल अवेलेबल हैं, 6 के 8 अखबार उनके पास हैं। तो वो दुनिया का कौन सा जरिया है ब्लॉग का जो उनके पास मौजूद नहीं है। तो उसमें तो आप देख लें, यहाँ पे ये बड़ी कहानी हमारे दोस्त साफी करते हैं रोजाना, बड़ी कदगन है जी, बड़ी
टेंशन लगी हुई है, बैन लगा हुआ है सहाफियों पे। मुझे ये बताएं कि जो काम सोशल मीडिया पे रोजाना की बुनियाद पे हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हो रहा है या हो रहा है, वो टॉक शोज में डिस्कस होता है कि नहीं होता, मुझे सिर्फ फरवा आप बता दें। क्या हर हमारा आने वाला एनालिस्ट यही बात नहीं करता? जो सोशल मीडिया पे जिसपे एक्स पे बैन लगाया हुआ है, वहां जो तंजिया फिक्र होते हैं वो शाम को सारे टॉक शोज में होते हैं। और किस किस्म की आज़ादी चाहिए हमें? अच्छा, लेकिन मैं आमिर रज़ा साहब बड़े भी हैं, सीनियर भी हैं, मैं थोड़ा सा इस एंड वाली बात से इख्तलाफ करूंगी, चूँकि आपने मुझसे पूछा है, मैं इसको अब आगे चल के जवाब भी दूंगी। सोशल मीडिया में और सहाफ़ी में बड़ा फ़र्क है, और सहाफ़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं होता, और जो सोशल मीडिया प्रोपोगेट कर रहे होते हैं वो सहाफ़ी नहीं होते हैं। लेकिन अतर आपने बड़े गौर से बात सुनी है आमिर रज़ा साहब की। मुझे बताएं कि खान साहब तो वाकई ये कहते थे कि गैर जमहूरी क़ुव्वतों से बात नहीं करूँगा, फिर उन्होंने कहा कि जमहूरी रास्ते बंद कर दिए गए इसलिए ख़त लिख रहा हूँ। अब एक सेल्फ ख़त लिखना ही अमल जो है वो गैर जमहूरी है, ऊपर से अगर आपको ये कह दिया जाए कि ख़त मिला नहीं है, मिल भी जाएगा तो पढ़ूंगा नहीं। देखिए, खत तो उन्होंने लिख दिया है, और खत का देखें अगर जिक्र भी आर्मी चीफ तक भी वो ये कह रहे हैं और लोग भी उनसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो खत वो कौन सा कोई डाक के जरिए जा रहा है? ये जो खतूत होते हैं इस तरह के, ये तारीख का हिस्सा बनते हैं। खुला खत है, और खुला खत तो ये नहीं है कि किसी को पोस्ट किया जाता है, उसके जो मंदरजात हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसमें जिस किस्म की उन्होंने बातें की हुई हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आर्मी चीफ की कि वो उसको जो है वज़ीर आज़म साहब को भेज देंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे मुल्क का जो आईनी सरबराह हैं, वो जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो तो वज़ीर आज़म साहब ही हैं। असल इशू ये है कि इस वक्त जो हुकूमत अचीव करना चाह रही है, जो कुछ हुकूमत जिस तरह का बयानिया बना रही है, वो बयानिया बन नहीं पा रहा। आप तरक्की की बात कर लें, आप इन्वेस्टमेंट की बात कर लें, आप ये सारी बातें कर रहे तो हैं, लेकिन क्या वजह है कि जी आज भी मैं और आप जो है वो डिस्कस भी इमरान खान को कर रहे हैं। और आप अलमिया देखें कि जब वहां पे इतनी बड़ी एक तकरीब हो रही है, वहां पे भी इमरान खान का क्वेश्चन हो रहा है। तो मसला तो ये है ना कुछ मसला तो है, कोई वो ये इररेलेवेंट चीज तो नहीं है। इट मींस कि इट्स अ रेलेवेंट टॉपिक कि जिसके ऊपर वजीर आजम भी बात करते हैं, जिस पे आर्मी चीफ भी बात करते हैं, जिस पे क्वेश्चन का जब भी मौका मिलता है लोग क्वेश्चन भी उसी चीज के ऊपर करते हैं। तो ये असल इशू है। बाकी जो ताल्लुक है कि जी किससे बात करेंगे किससे नहीं बात करेंगे, उनका तो सारा मुकदमा इमरान खान साहब का ये है कि इनको। लेकिन अगर आप आर्मी चीफ को ये खत लिख के अतर कह रहे हैं कि आप ए पॉलिटिकल हो जाएं और आप अपनी सपोर्ट जो है वो ना दें, या आपकी सपोर्ट की वजह से ये 2 बार NRO लेके गए हुए, अब ऑन दी अदर हैंड आपको सबूत भी तो पेश करने पड़ेंगे ना कि इनकी सपोर्ट है। वो जो आगे से कह देंगे कि हमारी सपोर्ट ही नहीं है, हमने तो पहले ही बता दिया था बाजवा साहब जब जा रहे थे कि हम ए पॉलिटिकल है। देखिए, वो तो ये कह सकते हैं और मैं भी ये कह सकता हूँ और आप भी ये कह सकते हैं, लेकिन कितने सबूत हैं या नहीं है वो तो सबके सामने है ना, सबको पता है। और ये दूसरे ये कोई अनहोनी चीज नहीं है। BBC उर्दू को इंटरव्यू में मरियम बीबी ने क्या कहा था? मरियम बीबी ने कहा था कि पहले उसकी सपोर्ट खत्म करो। हाँ। किसको कहा था? उस वक्त के आर्मी चीफ को मरियम बीबी ने कहा था कि जनाब आप इमरान खान के ऊपर से पहले हाथ हटाएं, उसकी सपोर्ट खत्म करें तो फिर बात होगी। तो इससे तो बात ही नहीं होगी, इसके लाने वालों से बात होगी। इससे तो लड़ाई नहीं है, इसके लाने वालों से है। तो देखिए उस वक्त भी तो यही चीजें चल रही थी जो अभी चल रही हैं। तो अलमिया ये है कि हम उसी राउंड सर्कल के अंदर घूम रहे हैं। कल अगर इमरान खान साहब की हुकूमत आ जाती है और शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और बिलावल साहब और मौलाना बैठ के ये कह रहे हो कि जनाब असल में इसका मसला नहीं है, इसके लाने वालों से है, तो फिर दोबारा हम उधर ही पहुंच जाएंगे। तो कब तक हम इस सर्कल्स के अंदर चलते रहेंगे? जो खत हैं ये अगर मेरे ख्याल में सियासतदान आपस में एक दूसरे को लिख के कुछ चीजों के ऊपर इत्तेफाक कर लें तो शायद बेहतरी आ जाए, अदरवाइज तो ये सर्कल इसी तरह घूमता रहेगा। और इस पे जरदारी साहब का आपको वो बड़ा तारीखी जुमला भी याद होगा, एकदम से ज़हन में आ गया कि आपके पीछे से हाथ हट जाए तो आप अपने वज़न पे खुद ही गिर जाएंगे। खैर इस तरह वज़न पे ही हुकूमतें गिरती हैं, इसका मतलब है हमारी तारीख में तो खैर बहुत हुकूमतें गिरी हैं इस तरह। आमिर खाकवानी साहब, एक और भी डोजियर जो है वो दिया है IMF को। क्वेश्चन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर एक अहम मौके पे इस तरह की हरकत क्यों करती है जो नेशनल इंटरेस्ट को डैमेज करती है? नहीं, अब तहरीक इंसाफ अगर अपने रिजोल्यूशंस या अब आप देखें जहाँ पे IMF का जब वो जाके चीफ जस्टिस भी मिल रहे हैं, अदलिया के निज़ाम को भी देख रहे हैं, हमारे कानूनी निज़ाम को भी देख रहे हैं, तो अगर अपोजिशन अगर अपनी शिकायत उनको पेश कर देगी तो फिर मतलब उसमें क्या कबाहत है? अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उनका मिलना और उनका ब्रीफिंग लेना IMF का जायज है, तो मेरा ख्याल है अपोजिशन को अपनी शिकायत भी बिल्कुल जायज है। इसमें तो कोई नेशनल इंटरेस्ट मेरा नहीं ख्याल, नेशनल इंटरेस्ट इसमें कहाँ से मुतासर होते हैं? आपने ऑप्शन छोड़ी क्या है?
तहरीक इंसाफ के लिए क्या ऑप्शन बची है? अभी आप खत की बात कर रही थी, वो क्या करे? उनके पास क्या? लेकिन खाकवानी साहब, आपने हुकूमत मांगनी है पाकिस्तान में, हुकूमत करनी है पाकिस्तान में, वोट आपको पाकिस्तानियों ने देना है, सिस्टम आपने ब्यूरोक्रेसी का यहाँ पे चलाना है, और बात आप कर रहे हैं IMF से, अमेरिका से, वहाँ पे लॉबिंग फॉर्म्स हायर किए हैं। वोट बात ये है, हम सब ने देख लिया ना, 8 फरवरी को लोगों ने वोट डाला ना, उस वोट का क्या नतीजा निकला? हाल तो ये है कि 8 फरवरी को, क्या आप नहीं जानती 8 फरवरी को जो वोट डाला उसका ब्यूरोक्रेसी ने, सिलेक्शन कमीशन ने, हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने क्या हाल किया? तो भाई हम खुद ही अपने सिस्टम को तहस खुद कर रहे हैं ना। हमारे सिस्टम में अगर ये जान हो, उसमें कोई क्रेडिबिलिटी हो, तो किसी को ऐसा करने की जरूरत ही ना हो। आज नहीं है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो बाहर बैठ के एमनेस्टी इंटरनेशनल को और रिश्तेदारों को और अमेरिकी कांग्रेसमैनों को खत लिखा करती थी। हर एक जो बाहर बैठता है वो लॉबिंग करता है उसको, क्योंकि पाकिस्तान में लिया ये है कि हम इंटरनली अपने मामले सुलझाते नहीं है, हमने अपने मामला में रिलीफ देते नहीं, और जो रिलीफ का जो फोरम था अदलिया का, वो अब जो हो गया वो सबके सामने ही है। जिस तरह किया गया है बिल्कुल चीजों को, मैं क्या कहूँ, इस पे आपके सामने इतना क्लियर है अदलिया को, जो यानी कोई कहीं से कोई उम्मीद रखती नहीं है। तो अब वो, मैं समझता हूँ खत लिखना तो एक बड़ी बेदरर सी एक्टिविटी है, तो खान साहब अगर खत लिखते ही थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, उनको लिखने दें, उसमें क्या है? आपको इसमें आपने मोहतरमा का जिक्र किया है, देखे ना, हमें नवाज शरीफ साहब की भी एक मिसाल माजी में मिलती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस वक्त अमेरिका का हमारे साथ इंटरेस्ट कुछ और था। आज पैमाने बदल चुके हैं, शायद ये कॉन्फिडेंस भी हुकूमत को और थिंक टैंक्स को पाकिस्तान में मौजूद है, उनके पास है मुयसर। लेकिन एक पॉइंट आमिर इलियास साहब, वो ये है कि आपको याद होगा कि 2 वज़राए ख़जाना ने भी IMF को लेटर लिखे थे, और वो ऑडियो लीक वाला मामला हुआ था, लेकिन IMF ने किसी खातिर में नहीं लाया उन खतूत को। आप समझते हैं कि अभी भी वही होगा, IMF को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फ़र्क पड़ेगा, इस पे कोई इम्पैक्ट हो सकता है? देखें, खतूत लिखें, बात करें, मैं आमिर खाकवानी साहब की इस बात से मुत्तफिक हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आके जब हमारी अदलिया से मिल रहे हैं, हमारे सब लोगों से मिल रहे हैं। तो IMF ने तो जो प्रोग्राम दिया, उससे पहले इमरान खान साहब से भी मुलाकात की थी, और इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने तो उनसे डिमांड की थी शफाफ इलेक्शन की। इसके बावजूद न सिर्फ नया प्रोग्राम मिला $7 अरब का, बातचीत जारी है। अपोजिशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए। हाँ, जहां आप पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ पाकिस्तान से बाहर इस तरह के मुजाहरे करते हैं, उसके ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है, लेकिन उमर अयूब डोजियर दें, वो डोजियर वही कुछ है जो चीफ जस्टिस को दिया गया है। आप ये देखिए, इसमें कोई फर्क नहीं है। चीफ जस्टिस ने भी वो खत आईनी बेंच को भेज दिया है, और आर्मी चीफ ने भी कह दिया है कि मैं वजीर आजम को भिजवा दूंगा। अब ये जो IMF के साथ कहानी हो रही है, ये कोई पाकिस्तान में पहली दफा हो रही है। हमेशा से अपोजिशन गवर्नमेंट, जब हम मांग के कर्जे लेके जी रहे हैं, तो वो सारे अमेरिका क्यों गए चीफ जस्टिस के पास? ये वो किस्त देने वाला वफद नहीं आया हुआ, वो अगले महीने आएगा, जिसने दूसरी किस्त रिलीज करने से पहले अपनी चीजें, जिसके लिए हमने ग्राउंड तैयार किया है कि चारों सूबों ने ज़राई टैक्स अपनी असम्बलियों से कानून में लागू कर दिया है। ये बुनियादी शर्त थी। जो कुछ चीजें हैं, जो $1-2 अरब की बात थी, जैसे सऊदी अरब से $1.4 बिलियन का डिलिंग पेमेंट पे आपको ऑयल मिल रहा है, सो अभी UAE से भी आपको अनाउंसमेंट आ जाएगी $1 अरब की। तो प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, सारे ये जो हर वक्त हमारे लोग भाग रहे होते हैं, जनरल बाजवा भी वही इमरान खान के साथ साथ जा रहे होते थे, आपको पता ही है। कोई पाकिस्तान में कोई नया काम हो रहा हो तो आप मुझे बता दें। जो मैं आपसे कह रहा था ना, आप जरूर जवाब दें। मुझे बताएं कि ये शुरू दिन से होता हुआ आ रहा है। ये जो अभी 8 फरवरी के वोट का है, ये जुलाई 2018 में जब फौजी जवान अंदर खड़े हुए थे और जो पोलिंग एजेंट थे, उनसे कहा गया था कि पोलिंग एजेंट भी ये समझे बात कि वो एक्चुअली जो इलेक्शन लड़ रहा है उसका नुमाइंदा है, वो खुद इलेक्शन लड़ रहा है। उनसे कहा आपने मोबाइल कैमरा नहीं लगाने, और फिर आया ना कि ठप्पे लगाए गए अंदर। यहाँ तो बाद में हुआ ना रिजल्ट, यही बात है ना। तो चेंज क्या आया? चेंज तो तब आएगा जब सियासतदान बैठ के बात करेंगे। आर्मी चीफ तो बार बार समझा रहे हैं हमारे इमरान खान साहब को कि बैठ के, अब अगर ये अपोजिशन ग्रैंड अलायंस बना लेंगे तो इनका रास्ता मेरा ख्याल में आज के बाद और आसान हो जाएगा। इनको बहुत जल्दी बना लेना चाहिए। इमरान खान साहब को अपनी पार्टी के अंदर तो एतमाद नहीं है, ये तो 100% है। चले बाहर ही किसी पे एतमाद कर लें कि अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस किसी और की सरबराही में बना के कोई सियासी रास्ता बना लें। ये जो दबाव वाला हरबा है ना, वो खत्म हो गया हुआ है। अभी मैं कई दफा कह चुका हूं कि ये जब इस्लामाबाद में 2-3 घरों में गए हैं ना, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनाने के लिए, तो अभी उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा आप पहले इस इंतजार में थे कि जनरल बगावत करेगा, नहीं हुई। फिर आपने सोचा एक जज बगावत करेगा, नहीं हुई। फिर 26 नवंबर को आप अवामी बगावत करने गए थे, नहीं हुई। अब आप हम सब के पास आ गए। फिर उसके बाद असद कैसर के घर खाना हुआ। वहां मौलाना फजलुर रहमान ने सबसे पहली बात ये कही कि हमारे PTI के इशूज के साथ कौन सेटलमेंट कराएगा। तो भाई, आप जिन लोगों के पास जा रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने कल क्या प्रेस टॉक में कहा
कि आईनी बेंच को चलने दें, बेहतर होगा। मौलाना फजल रहमान ने 26वीं तरमीम में वोट दिया है। पीटीआई की पूरी मिला के उनके साथ मशवरे के बाद बेशक पीटीआई ने वोट नहीं किया उस पर, लेकिन मौलाना फजल रहमान उन्हीं के साथ मुशावरत में थे ना, बार बार हो रहे थे वफद जा रहे हैं, वफद आ रहे हैं। तो रास्ता बनाना है बना लें, नहीं बनाना तो ठीक है, फिर आज तो जवाब आया है और बराह रास्त आ गया। चले, लेकिन वो मुझे आपकी 2018 के इलेक्शन में, मैं एक साबिक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही थी और इलेक्शन सेल्स के दौरान, क्योंकि वो भी मुमासलत ये है कि 3 दिन के लिए रोक दिए गए थे, 2024 के भी 3 दिन के लिए रोक दिए गए थे। फ़र्क तो वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी फुटेजेस थी जो बाकायदा बताया गया था कि ये चलानी नहीं है, और समझदारों को पता है कि वो कौन सी फुटेजेस थी। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं, अतर से सवाल करेंगे। वेलकम बैक। अतर, इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा, उन्होंने आईनी बेंच को भेज दिया, उन्होंने आर्मी चीफ को ख़त लिखा। आर्मी चीफ कहते हैं कि अगर मिला तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा, लेकिन IMF किसको ख़त भिजवाएगा? देखिए जी, IMF तो खुद ही देखेगा। इस वक्त तो जो सिचुएशन है मेरे ख्याल में बड़ी अनप्रेसिडेंटेड किस्म की सूरत हाल है। हमने माजी में कभी नहीं देखा कि IMF जो है वो आके हमारे चीफ जस्टिस को भी मिल रहा हो, और IMF जो है उसमें दीगर इदारों के अंदर भी आके वो देख रहा हो कि मामलात किस तरह चल रहे हैं। तो IMF ने तो खुद डिसाइड करना है चीज़ों को, लेकिन कुछ ना कुछ तो है ना कुछ मसाइल तो हैं यहाँ पे, जिसका इदराक शायद IMF को भी है और हमारे हुक्मरानों को भी होगा। अब चीफ जस्टिस से मिलना कोई छोटी बात तो नहीं है। यहाँ पे अदलिया के फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं होता, तो इसी वजह से कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आता है तो आप देख लें कि मेजॉरिटी जो आपके बड़े बड़े जो इस तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर उनके साथ किसी किस्म की आपकी लिटिगेशन हो जाए तो वो पेरिस में हो रही होती है या किसी और मुल्क में वो लिटिगेशन हो रही होती है, क्योंकि वो पाकिस्तान को तो उसको मानते ही नहीं कि यहाँ की अदालतों के हम जो है वो मानेंगे। और इसमें हमारा अपना भी कसूर है, अदालतों के फैसलों के ऊपर यहाँ पे कितना अमल दरामद होता है। और फिर देखिए फरवा, जो मुल्क के अंदर हो रहा है, पहले ये होता था कि गैस करना पड़ता था, खबर निकालनी पड़ती थी, उसका कोई तजिया करना पड़ता था। अभी तो अवाम, आप बच्चे से पूछ रहे हैं वो आपको पहले बता देता है कि जी आगे ये होने वाला है। हर कोई कह रहा था कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस से हुकूमत खुश नहीं है, यहाँ पे बाहर से किसी को लाया जाएगा और उसको चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा, और एन उसी तरह हुआ, और इसको प्रमोट कर दिया जाएगा, उसको ये कर दिया जाएगा। तो अब तो ये सारी चीजें खुल के जिस तरीके से सामने आई हैं, क्या ये कोई खुशी से खुल के सामने आई है? नहीं, ये सारी चीजें इसलिए सामने आ गई हैं कि हुकूमत मजबूर हो गई है। अब वो फायर फाइटिंग कर रही है, कभी वो पीका का कानून बनाते हैं, कभी वो रिटायर्ड जजेस ट्रिब्यूनल में लगाते हैं, कभी वो जजेस को इधर से उधर करते हैं। ये सब कुछ वो मजबूरी में कर रहे हैं। मजबूरी क्या है कि मैंडेट नहीं है और किसी तरीके से निजाम को चलाना है। तो ये निजाम जितने बेहतरीन तरीके से चल रहा है वो सबके सामने है। अब कोई माने या ना माने, ये उसकी अपनी मर्जी है। यानी आप इन शॉर्ट कहना चाह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम था कि 10-15 साल का प्लान बनाने वाले हैं या बना रहे थे, वो आप कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत ये काम कर रही है? देखिए, सही तरीके से तो कर लेना, कम से कम प्लान तो वो जो सामने नजर आ रहा है, आप कह रहे हैं कि उनको एग्जीक्यूट करने का चांस मिल रहा है। ये फायर फाइटिंग कर रहे हैं। अच्छा, फायर फाइटिंग कर रहे हैं। अभी तो ये फायर फाइटिंग कर रहे हैं ना, ये एक जगह पे आग बुझाते हैं, दूसरी जगह पे लग जाती है, वो असल में इशू है इनका। ठीक है खाकवानी साहब, इंटरेस्टिंग बात है वैसे जो अतर ने की है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जो है वो आमिर राना साहब ने भी की है कि अलायंस बन जाता है तो फिर ये आसान हो जाएगा। अब इसमें एक अहम पहलू ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। पीटीआई ने सबक सीख लिया है 26वीं आईनी तरमीम की नेगोशिएशन में, और इस बार उन्होंने ये जो फैसला किया, आप इसे समझते हैं कि समझदार फैसला किया है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब इंगेज कर पाएंगे मौलाना फजल रहमान साहब को और दीगर को? देखिए, मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को अलायंस की तरफ काफी पहले जाना चाहिए था। बल्कि मैं तो समझता हूँ 2 साल पहले जब इमरान खान साहब बाहर आए थे, रिपोर्टर्स कर रहे थे, उस वक्त भी मुझे याद है एक मुलाकात, हम सभी जर्नलिस्टों से मुलाकातें उन दोनों लाहौर में थे, तो किया करते थे। तो मैंने उनसे सवाल किया था कि आपने सिंध के लोगों को इंगेज क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको याद होगा GDA तो इनकी अलायंस थी, उनके साथ इत्तेहादी थी और GDA इनके खिलाफ भी नहीं गई। तो मैंने उनसे सवाल किया था कि डॉक्टर शमील अहमद मिर्जा और बाकी लोगों को, पीर साहब पगाड़ा, इनको आप लाहौर इनवाइट करते, किसी जलसे में एक्टिविटीज कर रहे थे ना, ये पंजाब में काफी जगहों पे जलसे कर रहे थे, उस वक्त सरगर्मियां 9 मई से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तो पंजाब असम्बली भी इनकी अपनी थी, पंजाब में सूबाई हुकूमत थी, तो आप इनको सिंध के लोगों को एंगेज करें अपने साथ, आप एक अलायंस बनाने की कोशिश करते और बलूचिस्तान में पहले जाते मोहम्मद के साथ इलेक्शन भी किसी ग्रेटर अलायंस के साथ लड़ना चाहिए था। लेकिन खान साहब की ये मतलब फुल ऑफ लाइट की गलती थी। और उसके बाद भी 8 फरवरी में जो हुआ
चलो मौलाना फजल रहमान के साथ तो आपस में दोनों में ना इतनी कशीदगी और इतना एक फासला है कि टाइम लगता है उसको कम होने में, और कारकुनों के लेवल पे तो फासला और ज्यादा है, कुछ ऐसे कभी हो भी ना, क्योंकि एक दूसरे के राइवल है पॉलिटिकल। लेकिन जिनके साथ जैसे जगदेवी साहब की पार्टी या अख्तर मेंगल की, चलो मतलब उस वक्त अलग हुए थे, लेकिन अब तो वो भी साथ में उनको मिलाया जा सकता है और लोगों को। और सिंध में जीडीए के लोग हैं, सिंध में जो भी एनडीपी पार्टी को होता है उनको साथ मिलाना चाहिए इनको। तो एक बड़ा अलायंस बनाना चाहिए, पॉलिटिकल अलायंस बनाना बहुत जरूरी है, और अलायंस अकलमंदी है। और शायद हकान अब्बासी का मुझे नहीं पता, क्योंकि लोग शायद हकान अब्बासी साहब में भी बात होता शक करते हैं और लोगों को लगता है कि शायद ये भी एस्टैब्लिशमेंट कहने पे चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल पीटीआई अगर उनको एतमाद कर रही है और एक अलायंस की तरफ जा रही है तो जाना चाहिए, एक अच्छी मूव है जरूर। अभी आप बात कर रहे थे कि भाई अगले 10-15 साल की तैयारी कर रही है हुकूमत नून लीग की, तो एक फिक्रा कहना चाहूंगा, मुझे तो ये लग रहा है कि ये सारा सेटअप किसी एक पावरफुल यानी किसी सिविलियन डिक्टेटर के लिए इन्होंने सारे इंतजाम पूरे कर दिए। सिविलियन डिक्टेटर के लिए पाकिस्तान में, मतलब सिविलियन डिक्टेटर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जुडिशरी और हर चीज उन्होंने ऐसे मैनेज कर दिया है कि फॉर एग्जांपल अगर इत्तेफाक से किसी की वजह से आपने इतनी बड़ी बात कर दी है तो आपको शख्सियत का भी पता होगा फिर। नहीं, मैं इमरान खान की बात ही कर रहा हूँ। अच्छा। अगर इत्तेफाक से इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाए तो अब इनके पास अपोजिशन को उल्टा लटकाने के तमाम तरीके मौजूद, और कहीं से बचने का रास्ता कोई नहीं होगा इनके पास, ये पीका से लेके जुडिशरी को। और लेकिन उसमें अगर है ना, वो अगर का रास्ता ही तो पार नहीं हो रहा खाकवानी साहब। पाकिस्तान में अगर जो है ना ये कभी भी किसी वक्त हो जाता है, यहाँ पे कुछ पता नहीं है। अच्छा। हमने देखा है ना, यही नवाज शरीफ साहब के बारे में कौन कह सकता था कि वो आएंगे दोबारा? नहीं आए, क्रॉस लगा दिया, नहीं आए, लेकिन आ गए। नवाज शरीफ साहब नहीं आए, मतलब हुकूमत उनकी आ गई है ना। नहीं उनकी नहीं है हुकूमत, खाकवानी साहब उनकी नहीं है। मतलब मदे तो ले रहे हैं ना, मदे लूटने की तक हुकूमत फुल है उनके पास। अच्छा। ये कोई नहीं कहता था कि आपको नहीं है, और बरह वो पंजाब में काम वाम कर भी रहे हैं, उनको फंड धड़ाधड़ खर्च कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, अपने लोगों को भर दिया इन्होंने, अपनी टीवी भर दिया अपने मर्जी के तमाम अपने हामियों से, सब लोगों को अब्लाइज कर रहे हैं, बेताशा अब्लाइज कर रहे हैं। आपको पता ही है कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वो तो सारे मजे इक़्तिदार के मजे तो खूब लूटे जा रहे हैं, और बाहर कुछ ना कुछ काम भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हो। पंजाब में 700 रुपये एक्टिव है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरह बना दिए हैं कि कल को आप जब रिसीविंग एंड पे होंगे तो फिर आप भी बहुत बुरी तरह फंसते हैं। आप वो रेफरेंस दे रहे हैं नैब वाला, एग्जैक्टली आप नैब वाला रेफरेंस दे रहे हैं कि नैब जो है वो फिर वापस इनके ही गले में पड़ा था, वो इस तरह हम रिलेट कर सकते हैं। लेकिन आमिर इलियास साहब, प्रॉब्लम ये है कि ये बातें समझ भी नहीं आती ना, जब आप हुकूमत के मज़े ले रहे होते हैं और इक़्तिदार के मज़े में होते हैं, फिर आपको होश नहीं होता। आप कहते हैं कि जो ये काम खान साहब ने भी बहरहाल किया था, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि इसका हल क्या है? क्या ये जो अलायंस बनेगा ये सड़कों पे निकलता हुआ देखेंगे आप, या नेगोशिएशन में दोबारा से टेबल टॉक को स्टार्ट करने में कोई अहम किरदार अदा किया जा सकता है इस अलायंस का? देखें, मैं जो आपने बात की ना अभी, शायद हकान अब्बासी वो आर्मी चीफ की, मौजूदा आर्मी चीफ थी, तकरूरी के खिलाफ थे। वो लंदन जहाज एक छोड़ते थे, दूसरा पकड़ते थे कि इनको ना लाएं बाकी। लिहाजा एक बात ज़हन में रखें, ये तड़पना झपटना पलटना ये सारा खान शाहिद खान का वही है। ये अब कब तक अपोजिशन में है क्या नहीं है, अगर ये अपनी जिस पार्टी ने वजीर आजम बनाया सबके साथ नहीं रहे, दोनों मिलके मिर्फा और ये किसी के साथ किए, जो भी चाहेंगे कर लेंगे, आप ये बेफिक्र रहें। लेकिन वो जो अभी बात हो रही थी ना कि जनाब ये जज हाई कोर्ट के, मैं तो वो हूँ जो बहुत पहले सबसे कह रहा था कि अब डिवीजन बेंच की सहूलत खान साहब को नहीं मिलेगी, जब जजिस की अपॉइंटमेंट का काम शुरू भी नहीं हुआ था। स्मेल आ गई थी कि भाई ये डिवीजन बेंच ने यकसू होकर जो इंसाफ देने की शुरू की हुई है, ये नहीं रहेगी। आपको मैं थोड़ा सा, बहुत पुराना नहीं लेके जाता, पीछे लेके जाता हूँ। मैंने आज एक्स पे लिखा भी है, अजमत सईद शेख साहब मरहूम, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो पहला बयान दिया था नवाज शरीफ के खिलाफ दिया था कि अडियाला जेल में बैरक की जगह खाली पड़ी है, वजीर आजम को बता दें। मैं ये बात आज इसलिए मैंने लिखी और कही कि मैंने उस वक्त, खाकवानी साहब भी वहीं थे, मैं आज भी वहीं हूँ, रोजनामा एक्सप्रेस, ठीक है, मैंने ये खबर दी कि अजमत सईद शेख साहब के चैम्बर में वो फाइल पड़ी है जिसपे ये बरसे हैं, और वो इतने बज के इतने मिनट में सुप्रीम कोर्ट में इनके चैम्बर में पहुंची, पीएम हाउस कब पहुंची थी, मैंने टाइम लाइन के साथ खबर की थी। फिर उसके बाद अनवर ज़हीर जमाली को नवाज शरीफ ने खत भी लिखा था कि आपके जज क्या कर रहे हैं, लेकिन गेम टल चुकी थी। ये जो आज हम सहूलत ढूंढ रहे हैं ना कि आज के जजों की, ये इमरान खान को आसिफ सईद कोसा ने कहा था ना हमारे पास लाओ हम बैठे, ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। एजाजुल एहसन साहब को आप भूल गए, जो हाई कोर्ट के इख्तियारात के ऊपर जबर करके चढ़ गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, असल साहब बोले नहीं थे।
एक हाई कोर्ट के जज, ये हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी, एक साहब अदालत सुप्रीम कोर्ट की नहीं थी, और उसको मॉनिटर इजाजुल एहसन साहब करते थे। और मैं उस वक्त जब वो जज थे उस वक्त कहता था कि जनाब आपने डिप्टी चेयरमैन नैब जो अब फौत हो गए ताज साहब, उनको बुला के धमकी दी कि अपने चेयरमैन चौधरी कमर जमान को कहो कि मैं तौहीन अदालत का नोटिस दूंगा, बुलाऊंगा, सुनूंगा नहीं और उसको सजा दे दूंगा, उसकी ये चेयरमैन ही भी जाएगी। पनामा की रिपोर्ट जो आई है इसको 6 हफ्ते वेट करे, इसको फॉरवर्डिंग लेटर लगाए और भेज दे। खोलने की जरूरत नहीं है, नैब का कोई काम नहीं इन्वेस्टिगेशन का। तो मैंने अब ये मैं तकरीबन 1 माह से बार बार कह रहा हूँ, जिसके ऊपर प्लान करके वॉल्यूम 10 के ऊपर बाकायदा जुगाली एंकर से करवाई गई, सोशल मीडिया पे कराई गई कि नवाज शरीफ के इंडिया से राब्ते हैं, वो डोजियर वो है जिसमें इन जर्नलिस्टों के पेड और अनपेड प्रोग्रामों की लिस्टें मौजूद है कि जी इतना बड़ा नवाज शरीफ कारनामा दे रहा था। कोई कह रहा था कि जी इंडिया की जो है ना लोग आए हुए हैं और नवाज शरीफ की उसमें बैठे हुए हैं शुगर मिलों में, ये वाली इंटरनेट खुलवा लेना, क्यों नहीं खोला उन्होंने? उस वक्त साकिब निसार साहब और यासिर खोसा साहब ये जो बड़े बड़े लिख रहे थे खलील जिब्रान के किस्से कहानियां, ठीक है, तो ये क्यों छुपे? इन्होंने एक वीडियो फोरेंसिक कराने के लिए उसके अंदर बहिश्ती जेवर की तरह पुलिस रात से मंजिलें जो क्रॉस करने के लिए लिखी हुई है, वो एक वीडियो फोरेंसिक की पाकिस्तान में डाल दी। ये कब नहीं रही सहूलत, जब जब मिलेगी, पहली दफा मिलती और जजों का ना अलग लेकिन अलग प्रॉब्लम ये ना इंतजाम आ गया हमारे कह रहे हैं, ये तारीख में है, ये रहेगा और ज़ाहिर है कि ये नहीं, मुझे बस थोड़ा सा समअप कर लेने दें, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब ये सहूलत कभी किसी के लिए और कभी किसी के लिए, तो फिर सीखना किसने है? ये सियासतदानों का काम। जिन्होंने हुकूमत करनी है उन्होंने सीखना है कि वो गलतियां रिपीट ना करें, कि जिससे वो जब दोबारा इक़्तिदार में आए तो उनके लिए मुश्किल हो जाए इक़्तिदार में वापस आना। अब प्रॉब्लम ये है, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, इशू ये है कि यही काम इमरान खान साहब के दौर में भी हुआ, उससे पहले भी हुआ, पीपल्स पार्टी के दौर में, मुशर्रफ के दौर में भी ये सब कुछ होता रहा, और उससे पहले 90s की तो पूरी सियासत हमें यही सिखाती है। लेकिन हमने वाकई सीखा नहीं है। अब क्या डिफरेंस रह जाएगा अगर आज की भी हुकूमत वही काम करेगी जो इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाती थी कि वो ये काम करना चाहते हैं? तो फिर इंसाफ तो एक तरफा हो गया। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अतर, बहुत सारे महाज इस वक्त खुले हुए हैं, हुकूमत तो कह रही है सब अच्छा है, माशी रिपोर्ट्स भी हमारे सामने है, लेकिन आप समझते हैं कि ये जो सब अच्छा की रिपोर्ट है ये दुरुस्त है? क्योंकि दूसरी तरफ जो जर्नलिस्ट कम्यूनिटी है, हम जैसे आप जैसे लोग, वो भी सरापा एहतजाज हैं पेका के बाद, और साथ ही साथ जो जजेस की तकर्री जिस तरीके से हुई है उस पर भी बहुत सारे सवालिया निशान मौजूद हैं। तो हुकूमत ने काफ़ी महाज खोल रखे हैं। देखिए, हुकूमत तो यकीनन यही कह रही है कि जी सब अच्छा है, और आपने ज़राअत की भी बात की, दीगर शोबों की भी यहाँ पे बात होती है, लेकिन जो अदाद शुमार हैं वो आपके सामने है। कल या परसों की खबर ही थी कि कपास की जो पैदावार है वो 32 से 38% तक उसमें कमी आई है। जो चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद हैं बुखारी साहब, महमूद बुखारी साहब, वो कल कह रहे थे कि जी 50% तक कमी आई है। एप्टमा कह रही है कि 40% जो हैं आपकी स्पिनिंग टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं। उससे पहले खबर आई थी कि 180 टेक्सटाइल मिल्स बंद हुई हैं। तो ये जितनी तरक्की हो रही है इस ग्राउंड के ऊपर, वो हुकूमत के जो दावे हैं उनके तो बरक्स नजर आती। बाकी यहाँ पे हर दौर में बहुत कुछ होता रहा, लेकिन जब एक चीज आज गलत हो रही है तो वो कल भी गलत थी, वो आज भी गलत थी। आज की गलती का जवाब पिछली गलती को आप बना के नहीं कर सकते। माजी में पीका कानून में तब्दील करने की कोशिश की गई तो अतर मिनुल्लाह ने पीका ऑर्डिनेंस को उड़ा के रख दिया। आज इस वक्त पाकिस्तान में कोई अदालत है, आज कोई अदालत है जो हुकूमत के किसी कानून को इस तरह उड़ाएगी या किसी चीज को खत्म करने की बात करेगी? आज तो आपकी जो एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव और जुडिशरी आपको एक पेज पे नजर आती है। काजी फाइज ईसा साहब के दौर में हमने देखा कि जो हुकूमत का मौकिफ होता था वही काजी साहब का मौकिफ होता था। कोई रिलीफ आपको उस तरह मिल नहीं सकता। कितने जमहूरी अदवार में हाई कोर्ट्स ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, हम जमानत देंगे तो आपको रिहाई फिर भी नहीं मिलनी। मुझे बता दें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, किसी के दौर में भी आज तक पहले कभी ऐसे हुआ हो जो हमने ये हालिया 2 सालों के अंदर देखा है? कितने अदवार के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और उसके ऊपर अमल दरामद ना हुआ? मुझे बता दें, किसी मार्शल्ला के दौर में बता दें आप मुझे। यहाँ पे तो मार्शल्ला डिक्टेटर भी कौम को आके अदलिया से लिया हुआ एक फैसला दिखाते थे कि देखो भाई हमें लिस्टें में से मिल गई क्योंकि आज अदालत ने इजाजत दे दी है। पर ये हमने 2-3 सालों के अंदर जो देखा कि वफाकी वुज़रा टीवी पे बैठ के कहते हैं कर ले अदालत जो कर सकती है, दे दे फैसला, करवा ले इंतखाबात। तो ये एक हम अनप्रेसिडेंटेड दौर से गुजर रहे हैं। इस तरह का दौर हमने पहले कभी भी विटनेस नहीं किया। ठीक है, लेकिन ये दौर का खात्मा भी हो सकता है।
पानी साहब, क्योंकि जाहिर है कि पेका के ऊपर तो बहुत सारे जर्नलिस्ट उसके खिलाफ भी हैं और उसकी बुनियादी एक वजह है कि इसको करते हुए आपने किसी भी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के साथ रब्ता नहीं किया, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया। इशू ये है कि सोशल मीडिया पे जो काम हो रहा है और जो पूछा नहीं जा रहा मादर पिदर आजादी का, उसका कोई तो कानून यहाँ पे होना चाहिए। यूके में अगर है तो यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ फैसले अदालतें नहीं देती रही। कोई आज की अदालतों की बात, ये 70 साल का सफर है। बिल्कुल PFU ने ठीक कदम उठाया है कि बातचीत भी करेंगे, लेकिन जो काम करने का है, जो साफियों का है, वो आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस कर दिया है, सिंध हाई कोर्ट में कर दिया। आपको सब जगह पे करना चाहिए। क्यों करें गवर्नमेंट से बात? अगर गवर्नमेंट नहीं बात करना चाह रही, कैसे आप सोर्स पूछ सकते हैं कि जी आप बताएंगे? वो आप नहीं पूछ सकते, वो हमारा एडिटोरियल ही पूछ सकता है। आप असेंबली के अंदर हज़फ की हुई जो लाइव कार्रवाई, कल भी परसों स्पीकर कह रहे थे कि ये हज़फ है और वो लाइव है, तो मैं और आप किस पर कसूरवार हैं? अगर गवर्नमेंट और अपोजिशन कुछ वीडियोज हमें भेजते हैं लड़ाई झगड़े की, एक दौर में वो अपोजिशन होती है, एक दौर में हुकूमत होती है, तो हम तो चलाएंगे। आप कहते हैं आप नहीं चला सकते। भाई ये आप काम नहीं कर सकते, ये हम करेंगे और इसी बात के लिए हम लड़ेंगे। लेकिन ओवरऑल हम खड़े हो जाएंगे जी पीका कानून हम नहीं मानते। मैं तो बिल्कुल इस बात की हूँ कि कदगने होनी चाहिए। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे अपनी खबर का सोर्स पक्का होना चाहिए। खबर अगर मुझे साबित करनी तो मुझे करनी चाहिए। कि अगर मैं आज किसी जज का मादी के हवाले से दे रहा हूँ, तो मैंने आपको नाम लेके कहा कि जावेद हसन साहब सुप्रीम कोर्ट थे, मैं तब बोल रहा था जब अजमत सईद शेख साहब ने ये बात कही कि अडियाला जेल में जगह है, मैंने अगले दिन रोजनामा। लेकिन आमिर साहब, अखबार में मैं ये कह रहा हूँ कि जर्नलिस्ट में और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में बड़ा फर्क होता है। हमें उसके साथ नहीं मिलना चाहिए जो झूठ बोलता है, और हम उसे साफी बना के उसके साथ खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे आपको और मुझे नहीं पता कि किर्गिस्तान में बच्चियों की रेप की खबर झूठी दी गई और क्यों दी गई। आज तक हमने किसी ने साफ किया? खुद मैं साफियों से पूछता हूँ, जब जाली नवाज शरीफ के बैलेट पेपर एक प्रिंटिंग प्रेस में छाप के साफी काम कर रहे थे, क्या किसी ने पूछा? साफियों ने एक्सपोज किया ना। देखिए पॉइंट ये है, सीधी बात आमिर हसन साहब, उनको कोई खुद शर्मिंदगी हुई? हमारे यहाँ इस किस्म के लोग आके घुस बैठ के साफत करेंगे तो मैं तो नहीं उसके डिफेंड करने के लिए तैयार। सही कह रहे हैं आप, मैं भी इस बात को सेकंड करती हूँ। लेकिन पॉइंट ये है कि उनको सहाफ़ियों ने एक्सपोज कर दिया। मुझे याद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की जो पिक्चर एडिट की गई थी वो भी ट्विटर पे फिर वायरल हो गई थी, उसको भी सहाफ़ियों ने कंडेम भी किया और हकीकी तस्वीर भी दिखा दी। इस तरह नून लीग की भी बहुत सारी चीज़ें। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि क्या गवर्नमेंट को इतनी सादी बात समझ नहीं आ रही है कि ज़बान बंदी और रेगुलेट करने में फ़र्क है। और अगर आपने रेगुलेट और ऑपोजिशन को भी समझ नहीं आ रहा खाकवानी साहब, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑपोजिशन इस मामले में आज मदद ले रही है ना। एग्जैक्टली, और उनके दौर में भी बहुत कुछ हुआ है खाकवानी साहब जी। अब अच्छा देखें, हुकूमत को तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है। कुछ चीजें हुकूमत पे ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। अभी पीका के और सारे मामला में से अपोजिशन क्या करेगी, हुकूमत ही करना है। पता है क्या, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये ट्विटर एक्ट पे जब इन्होंने बैन किया हुआ पाकिस्तान में, तो प्राइम मिनिस्टर और वज़रा और हुकूमती सारे लोग उस पर अपनी स्टेटमेंट क्यों जारी करते हैं? क्या उनको नहीं पता कि बैन है? क्या वो क्यों इस्तेमाल? उनके पास पेड VPN है, वो ऑन करके चला लेते हैं। मतलब अब उनको नहीं पता कि VPN लीगल नहीं है, या उस तरह या VPN को नहीं करना चाहिए, या मतलब अब ये कितना बड़ा तादाद है। अगर उनको इसकी अहमियत का एहसास है कि ट्विटर की अहमियत का, तो ट्विटर को ओपन करें। ऐसा देखें, मसला फेक न्यूज से ज्यादा मसला सच्ची खबर का है, सच का है। ये तनकीद जो है, अब बात ये है कि अखबारों में हम कुछ नहीं लिख सकते, टीवी पे नहीं चल सकता, फिक्र हमारे अगर चलेंगे तो वो म्यूट हो जाएगा, ठीक है, या रिकॉर्डिंग में जब बाद में म्यूट हो ही जाएगा, लाइव में भी हो जाएगा। इवन हर एक ने डिलीट सिस्टम लगाया हुआ है। अपने फेसबुक वगैरह पे लिखना वो भी मुश्किल होता। बस अब आप कोई भी जायज तनकीद भी नहीं कर सकते। अभी ये जो अदालतों को जो हुआ है, इसमें ये पता है कि इस पर हम खुल के बात कहाँ कर सकते। ये जो हुआ है, जिस तरह बुलडोज की गई चीजें, इस पे हम बात कर सकते हैं। मुश्किल कर दिया गया है, इसलिए बात ये नहीं है। बात ये है कि एक जाली हुकूमत, एक कमजोर हुकूमत, एक ऐसी हुकूमत, लेकिन ऑपोजिशन भी तो किरदार नहीं ना अदा कर रही। इंसिक्योर है, और वो चूंकि देखिए वो चूंकि इंसिक्योर है, वो डरे हुए हैं, इसलिए मामूली सी तनकीद से वो भड़क उठते हैं और डर जाते हैं। असल मसला ये है, मसला फेक न्यूज से ज्यादा सच्ची खबर का है, सच क्या है यहाँ पे। और इसको दबाओ। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है, बाहर निकला है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑपोजिशन बोलेगी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत जितनी ऑपोजिशन की जमातें हैं वो ऊपर ऊपर से तो कह रही है नहीं बड़ा गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे है, ये वैसे है, लेकिन अंदर से सारे वैसे ही खुश हैं। उसकी वजह यह है कि हर दौर में सहाफ़त को और ख़ास करके सहाफ़ी को काबू करने की आमिर लियाज़ साहब ने बड़ी अच्छी बात की, कोशिश की गई थी। और हमने देखा है टीवी चैनल्स भी बंद होते हैं, फिर फ़ोन भी आते हैं, फिर आपकी रेटिंग में भी फ़र्क पड़ता है और फिर आपको और भी बड़ा कुछ होता है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये आज आप कर रहे हैं, कल को जब आप अपोजिशन में बैठेंगे और हुकूमत किसी और के हाथ में होगी तो फिर आप भी चीखें मारेंगे और फिर हम आपको नहीं चला पाएंगे क्योंकि हमारी लिमिटेशंस होती हैं। बहरहाल थैंक यू सो मच आमिर खाकवानी साहब, आमिर लियाज़ राना साहब और अतर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया तीनों का ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।